नमस्कार। तो जी बंगाल चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं और खेला तो होएगा अच्छे। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो आईआईटी जेई मेंस के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आपके पास थोड़ा और वक्त है तैयारी करने का जेई मेंस वाले बच्चों के लिए, तो प्लीज़ और तैयारी करिए। और तीसरी जो मुहिम हमारे देश में चल रही है वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने की चल रही है, जो कि आईआईटी कानपुर को आदेश भी निर्देश भी दिए गए हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बन जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। एक ही वक्त पे पॉसिबल है जब नाइट्रोजन का नाम बदल के ही ऑक्सीजन रख दिया जाए। तो जी हम इस आपदा की घड़ी में आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहें, हाथों को रेगुलरली धोते रहें, चाहे आप कुछ भी खोते रहें बट हाथ ज़रूर धोते रहें, ठीक है। तो मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। जी आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ना बच्चों, ये वीडियो लेक्चर हम आपको एक क्विक रिवीजन करा देंगे और साथ साथ जो भी रिवीजन आपने करा उसके एवज से, उसके हेल्प से, उसके एस्पेक्ट से आप 25 क्वेश्चन हम आपको देंगे। आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम आपको उसका आंसर भी बताते चलेंगे और आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि आपको कितना समझ आया है इन लास्ट के 2-3 वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हमने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बच्चा, क्या क्या पढ़ा है हमने। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था हमने। रेस्पिरेशन आपको पता है ऑलरेडी हमने कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव व्हाट, टू गिव एनर्जी। अल्टीमेट काम क्या है रेस्पिरेशन का? एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी का प्रोडक्शन। ओके जी बच्चा, चलिए। तो सबसे पहला स्टेप बच्चा क्या था कि सेल के अंदर ना ग्लूकोज पहुंचती है। अब आपको पता है कि जो प्लांट है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती है, ट्रांसपोर्ट वो सुक्रोज के फॉर्म पे करती है और स्टोर उसको वो स्टार्च के फॉर्म पे करती है। तो अगर वो सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म पे रहेगा तो अमाइलेज एंजाइम लगेगा, जो कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस एंजाइम अमाइलेज के बारे में सुना होगा, सैलिब्री अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज। तो ये अमाइलेज क्या करता है कि सुक्रोज और स्टार्च को तोड़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म पे ले आता है और वहां से वो ग्लूकोज फिर फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन या नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है जी बच्चा, तो सबसे पहले चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। नेम सजेस्ट क्या करता है? लाइसिस, टूटना। ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कि तोड़ा जाता है। वो कैसे तोड़ा जाता है बच्चा? उसको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर की तहत तोड़ा जाता है, जिसमें ग्लूकोज सबसे पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके अंदर एक और फॉस्फोराइलेशन होती है। और जहां जहां पर आप देख रहे हैं फॉस्फेट ऐड हो रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं से कोई फॉस्फेट ला के इस पे जोड़ी जा रही है। तो वो फॉस्फेट की सप्लाई कौन कर रहा है? फॉस्फेट की सप्लाई ये एटीपी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रेपरेटरी फेज में जब तक कि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है ना 3 फॉस्फेट नहीं बन गया, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बन गया, तब तक जो है 2 एटीपी हमारे खर्च हो गए थे और एक ग्लूकोज से 2 बने थे ना, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो बने थे तो वो क्या बने थे? 2 बने थे। एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, जो कि इंटरकन्वर्जेबल थे आपस में। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने थे और अल्टीमेटली पायरुवेट बने थे इन द टर्म्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल हमारे पास 4 एटीपी बनी थी। देखिए 2 एटीपी, क्योंकि एक के साथ एक एटीपी होगा तो दूसरे वाले के साथ भी एक एटीपी होगा ना, इसलिए हमने यहां पर 2 एटीपी एक साथ लिख दिया है। तो 2 एटीपी हो गई, 2 एटीपी हो गई, 4 एटीपी। और 4 एटीपी हमने टोटल प्रोडक्टिव पे ऑफ फेज में हमने 4 एटीपी लिया और प्रिपरेटरी फेज में हमने 2 लगाए थे। तो नेट बेनिफिट कितनी होगी? कितने एटीपीज की बेनिफिट हुई बच्चा? 2 एटीपीज की बेनिफिट हुई और साथ साथ 2 एनएडीएच भी बना। ठीक है बच्चा, और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया ना कि एक एनएडीएच में कितने इलेक्ट्रॉन आपको कितने प्रोटॉन आयंस वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पुश होती हैं, तो 10। तो टोटल मिला करके आप यकीन जानिए एक एनएडीएच में 2.5 टाइम्स, है ना, 2.5 टाइम्स एक एटीपी से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। दैट मींस 1 एनएडीएच इज इक्वल्स टू 2.5 एटीपीज। ठीक है, चलिए। तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस की बात थी। ग्लाइकोलाइसिस का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट। इनिशिएट कहां से हुआ था? ग्लूकोज। और एक चीज में बहुत ध्यान रहे बच्चा कि ये ग्लूकोज को मैंने जब पढ़ाया था तब आपको एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताई थी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको बताई थी। ठीक है, तो आपको पता है ना कि
दो स्टेप पे यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। पहला तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट निकला और वो सीधे जाकर के एडीपी पे जुड़ गया और क्या बन गया, एटीपी। और यहाँ से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था, एनॉल था, फॉस्फो था, एक यहाँ से निकल गया तो वो सीधे आकर के एडीपी पे जुड़ गई एक फॉस्फेट। इस तरह की टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और फॉस्फोराइलेशन इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड दिस हैपेंस वेयर, दो केसेस में होता है, ठीक है। एक तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से जब एक फॉस्फेट हटा तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक फॉस्फेट निकल गया तो अकेला बेचारा बच गया पायरुवेट। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज इज पायरुवेट। यहां तक तो बात समझ में आ गई थी बच्चा लोग को। चलिए एक बार जरा सा फटाफट हम सिट्रिक एसिड साइकिल को भी रिवाइज कर लेते हैं और इसी से अभी आपको बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो पायरुवेट बच्चा क्या हो रहा है, ये आपको साइटोसोल में था, यहां पर उसकी एसिटाइलेशन होती है। तो ये बात याद रहे बच्चा कि इस पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है और यहां पर डीकार्बोजाइलेशन हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो अब ये फाइनली अब ये 2 कार्बन, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो दिस प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। आगे इससे सवाल भी आपको आने वाले हैं, ध्यान रहे कुछ भी चीजें निकलनी नहीं चाहिए। तो सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लिसरेट। आपको मैं बता दूं अल्फा कीटोग्लिसरेट, अब यहाँ पे देखिए अल्फा कीटोग्लिसरेट में एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहाँ पर भी डीकार्बोजाइलेशन हुई, यहाँ पर भी डीकार्बोजाइलेशन हुई। टोटल NADH कितना फॉर्म हुआ, 1, 2 और 3 NADH फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनने के दौरान भी एक NADH जो है वो रिड्यूस हो, NAD रिड्यूस होकर के NADH बन रहा है। यहां पर इस बात का जरूर ख्याल रहे कि सक्किनाइल कोएंजाइम है और सक्किनेट के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जीडीपी से ज्वाइन करता है, फाइनली क्या बनाता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब है ना एक जीडीपी से ज्वाइन करता है तो वो क्या बनाता है, वो बना रहा है, क्या बना रहा है, GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन थी क्रेब्स साइकिल के अंदर में, ठीक है। दूसरा आप एक जरा जरूर ध्यान रखें कि सक्किनेट और फ्यूमेरेट के बीच में एक FADH का फॉर्म, FADH रिड्यूस होकर के FADH2 बन रही थी और साथ साथ सक्किनेट डिहाइड्रोजिनेज का इन्वॉल्वमेंट था। अब ये सक्किनेट डिहाइड्रोजिनेज आपको पता है ना, ये कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 था, याद है कि नहीं है। सक्किनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्किनेट 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 था, जो अब ये दोबारा से इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा था नहीं कर रहा था यूबिक्विनोन के थ्रू, याद है कुछ। मैंने हमेशा कहा था ना कि मैं सब पढ़ लिया करो बच्चा, एक आध बार रीडिंग लगा लिया करोगे, जहन में रहा करेगी बात, समझ में आ रहा है ना। तो सिट्रिक एसिड साइकिल समझ में आ रहा है ना, क्या है रहा है। सबसे मैंने क्या बताया था, CIK बताया था, CIK SSFMO, क्या बताया था, CIK SSFMO। CIK हो गया सिट्रेट, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लिसरेट। बच्चा देखिए क्या होता है, जब मैंने आपको कन्वर्जन एम्फिबोलिक पाथवे भी पढ़ाया था तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया था बच्चा, सबसे पहले बताया था मैंने आपको कि ग्लूकोज से फिर हो सकता है फैटी एसिड सिंथेसिस भी होती है और उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल टूट जाता है। ग्लिसरॉल बच्चा सीधे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसमें आ जाता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। और ये वाला जो बच्चा है जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में पार्टिसिपेट करता है। और इधर क्या है, प्रोटीन थी, प्रोटीन क्या करती थी, वो डीअमीनेट होकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद अल्फा कीटोग्लिसरेट ए, फ्यूमेरेट है ना, और इस तरह से करके ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है बच्चा। हाँ, अल्फा कीटोग्लिसरेट पे भी पार्टिसिपेट करती थी। तो इस तरह से एम्फिबोलिक पाथवे भी था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फटाफट से, एंड प्लीज बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और घंटा जरूर दबा के जाना। हाँ चलिए बच्चा, तो अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हुआ था, NADH अपना इलेक्ट्रॉन NADH डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटीज की वजह से हाइड्रोजन निकल जाता था, 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से होते हुए है ना कहां पे पहुंचती थी, ये Q क्या है, कोएंजाइम Q, यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोन। और ये क्या है बच्चा, ये क्या है, सक्किनेट डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करता है, FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां पर, ये ट्रांसफर करता है यूबिक्विनोन पर। यूबिक्विनोन कहां पे लाता है, साइटोक्रोम 6 B के ऊपर, ठीक है। साइटोक्रोम B से ये फाइनली कहां पहुंचता है, और आपको पता है ना इसमें आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और यहां पर भी आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्सेस है, इसके अंदर कॉपर है, सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, एकदम ध्यान से जाकर के पढ़ लीजिए। आज मैंने ये सवाल बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं पूछा है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने रीडिंग लगाई होगी, तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो 25 सवाल जो आपके आने वाले हैं, आई होप कि आपको 25 के 25 यूं सॉल्व करिएगा, ठीक है। और ये दोनों कैरियर मॉलिक्यूल्स थे, यूबिक्विनोन था, साइटोक्रोम C था, फिर ये ले जाकर के इसको यहाँ पहुंचाता था, कॉपर आयन 2 तरह के थे है ना। उसके बाद फिर आयरन, मतलब अल्टीमेटली वो इसके पास भी साइटोक्रोम A था, साइटोक्रोम A3 था, और अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन जो था बच्चा वो क्या होता था, और यहाँ से आप हाइड्रोजन आयन पुश होता चला जा रहा था, याद है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन पुश हो रहा था, यहाँ से हो रहा था और यहाँ से भी हो रहा था।
तो यहां से जब हाइड्रोजन आयन ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पुश हो रही थी और साथ साथ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहे थे। ऑक्सीजन को रिड्यूस करके क्या बना रहे थे? H2O बना रहे थे। समझ आ रहा है? और उसके बाद जब यहां पर बच्चा प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया था ना, H+ आयन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब मामला आया था एटीपी सिंथेस का, जो कि कॉन्फर्मेशनल चेंज करते हुए अंदर की तरफ एटीपी बना रहा था। ठीक है? और कितना क्या ये भी मैंने आपको बताया था कि एक NADH में 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। 10 मीन 10 हाइड्रोजन आयन यहां पर पुश होगा, और वही 10 हाइड्रोजन आयन जब एटीपी सिंथेस के थ्रू अंदर आएगा तो 2.5 एटीपी के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? और एक FADH2 6 इलेक्ट्रॉन पुश करता है, 6 हाइड्रोजन आयन यहां पर पुश करता है, तो वो 6 यहां पे अंदर एंटर करता है, तो दैट मीन्स 1.5 एटीपी हो गई। ठीक है? आप 3 भी लिख सकते हैं, कई जगह आप देखा होगा आपने 3 भी लिखा है, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज की बात की जाएगी तो 2.5 होता है। तो अगर आप, मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया ना कि क्यों NADH में हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन ही बोला, क्योंकि एक NADH के अंदर बच्चा 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, दैट मीन्स 10 हाइड्रोजन आयन भी यहां पर पुश होगी ना, 10 हाइड्रोजन आयन पुश होगी, तो वही 10 हाइड्रोजन आयन फिर एटीपी सिंथेस के थ्रू जब एंटर करेगी तो वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगी, और उस एक प्रोटॉन फ्लो की वजह से एटीपी की सिंथेसाइजेशन होगी। ठीक है? और 4 हाइड्रोजन आयन मिलकर के एक एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स टोटल कितने हो गए? 4 4 8 और 2 बच गए, दैट मीन्स 2.5 आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, यहां तक बच्चा लोग को बात समझ में आ गई। ये चीजों मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज कराई है। ठीक है? कोई मसला तो नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ एम्फीबॉलिक पाथवे अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, और वहीं पर हमने उससे पहले हमने ये समझा था, उसके बाद हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया था, करेब साइकिल पढ़ लिया था, और ये एसिटाइलेशन जरूर पढ़ा था हमने, है ना। ये आपको मैंने बताया था कि ये पायरुवेक एसिड जो है ये साइटोसॉल में होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम फिर यहाँ से फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर इसकी एसिटाइलेशन हो रही है। ठीक है? लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो ये साइटोसॉल में ही होता है। ठीक है? लेकिन यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम हो रहा है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने सवालों के ऊपर। ठीक है? तो पहला सवाल ये रहा आपके फोन की स्क्रीन पर। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे तो इसको फोन पे ही देख रहे होंगे। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, जो 1 मार्क्स के लिए है। ठीक है? तो नेट गेन ऑफ एटीपी एडेनिसीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलाइसिस इज, अभी जस्ट बताया है, इसमें से एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में अल्टीमेटली टोटल मिलाकर के कितनी एटीपी जनरेट होती है, पे ऑफ फेज और प्रिपरेटरी फेज के टोटल जोड़ एक पूरी बनाने के बाद तो क्या फॉर्म होता है, टोटल कितनी एटीपी बनेगी बच्चा? 2 एटीपी बनेगी ना टोटल, क्योंकि आपको पता है कि पहले बने थे, तो बने कितने? पहले जो प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी खर्च हो गए थे, और पे ऑफ फेज में 4 एटीपी बने हैं, 2 अलग अलग, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से। हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, दैट मींस 2 इससे बने, 2 इससे बने, दैट मींस टोटल 4। तो 4 में से 2 तो इधर खर्च ही हो गए, तो बचे कितने? टोटल नेट एटीपी क्या प्रोडक्शन हुई बच्चा? 2 एटीपी प्रोड्यूस हुआ। और अगर NADH की बात की जाए तो कितने NADH प्रोड्यूस हुए बच्चा? 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है? जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 5 एटीपी बनी है इसके अंदर। तो टोटल मिला के आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटीपी की ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 7 एटीपी बनती है, जिसमें से 5 एटीपी जो है वो NADH से आती है और 2 एटीपी इंडिविजुअल होती है। और यहीं पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। याद रहे, ग्लाइकोलाइसिस इज अ सुपर्ब एग्जांपल। 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहां पर हो रही है। क्रेब साइकिल में भी एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। वो कहां पर हुई है बच्चा? वो कहां पे? अल्फा कीटोग्लिसराइड से, सकिनाइल कोएंजाइम से लेकर के सकिनेट के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई थी, जहां पे जीटीपी का फॉर्म हो रहा था ना। याद है ना कुछ? पहला सवाल आपने, आई होप के आपने सही कर लिया होगा। तो अगर आपका सही है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मसला है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन रेस्पिरेशन पायरुवेक एसिड इज, पायरुवेक एसिड पढ़ा है ना, पायरुवेट पढ़ा है ना आपने, इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन सेल इज विद माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा जरूरी नहीं है, ये साइटोसॉल में होता है मेरा बच्चा। ग्लाइकोलाइसिस होती कहां है? साइटोसॉल में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो ना हो डजंट मैटर्स। फॉर्म्ड व्हाइल व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, एंड एरोबिक में भी होती है, एनारोबिक में भी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है या नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फॉर्म्ड ओनली व्हेन सेल इज परफॉर्मिंग एरोबिक, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। सबसे पहले ग्लूकोज का फेट यही है कि वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, और कॉमनली फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब बीचों बीच का। अब पायरुवेट बन गया, अब ये पायरुवेट बनने के बाद इसका फेट क्या होगा कि एनारोबिक होगा, तो ये फिर अपना इथेनॉल बनाएगा और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर एरोबिक होगा तो फिर फर्दर ये क्रेब साइकिल में इंटरसेक्ट करेगा। कब एंटर करेगा? जब ये एसिटाइल एंजाइम में कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा डी।
commonly formed as an intermediate product of an aerobic and anaerobic respiration. समझ आया? समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईएमपी पाथवे, जिसका कि और दूसरा नाम क्या है, इसका क्या नाम है, इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, टीसीए साइकिलेज। अब कनेक्टिंग लिंक इसमें बीच में कौन सा बाबा, ग्लाइकोलाइसिस में अल्टीमेटली क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में अल्टीमेटली क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब वही पायरुवेट बच्चा फिर उसको ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी से वो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो एसिटाइल को, या अब यहां तक पायरुवेट बनने तक तो वो ग्लाइकोलाइसिस था, और जब एसिटाइल कोएंजाइम एक्सोलोएसिटेट से मिला तो आइसोसिट्रेट बना। तो ये तो बीच का जो पोर्शन, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ही हुआ ना। तो बच्चा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईएमपी और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल इज एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुविक एसिड नहीं होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ईएमपी पाथवे। सिट्रिक एसिड क्या है बच्चा, सिट्रिक एसिड तो ये आपको इसमें है ना, वो तो टीसीए साइकिल में है पहला, वो तो साइकिल का हिस्सा है। ऑक्सैलोसैकिनिक एसिड तो मुझे पता ही नहीं क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता। बस एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि एक इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है बच्चा। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। तो 3 क्वेश्चन करा ना अभी तक हमने, नंबर आया ना 3 में 3 सबको। चलिए भाई, चौथा सवाल, इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था बच्चा, आपको मैंने बताया था कि जीटीपी का फॉर्मेशन एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है इन क्रेब साइकिल, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन ये क्रेब साइकिल में होता कहां पर है, ये सक्किनाइल कोएंजाइम है। जब सक्किनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी की वजह से ऐड हो जाता है जीडीपी के ऊपर, एंड देन फाइनली इट फॉर्म जीटीपी। फिर यही जीटीपी अपना फॉस्फेट लूज करके एडीपी को देता है, ताकि वो एटीपी बन सके। समझ आया इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए। इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जीटीपी इज फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्किनाइल कोएंजाइम्स ए से सक्किनिक एसिड के बीच में जो कन्वर्जन होती है, वहीं पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, वहीं पर जीटीपी का फॉर्मेशन होता है बच्चा, और इकलौता जीटीपी बनता है क्रेब साइकिल से। समझ आया? अल्फा क्यूटोग्लिटरिक एसिड एंड सक्किनाइल कोएंजाइम के बीच में नहीं बन रहा, मतलब उसके दौरान पे नहीं हो रहा, उसके दौरान पे ना एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और सक्किनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में भी ये नहीं हो रहा, वहां पर कुछ अलग ही काम चल रहा होता है, वहां पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब बोथ ए एंड बी तो है ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सक्किनाइल कोएंजाइम ए से सक्किनिक एसिड के बीच में। अभी देखो ना यार, यहाँ आप भूल जाते हो आप लोग बहुत ज्यादा। यहाँ देखो क्या पे हो रहा है, सक्किनाइल कोएंजाइम और सक्किनेट के बीच में हो रहा है, सक्किनाइल कोएंजाइम सिंथेस के इंपैक्ट से। यही तो एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। समझ आया नहीं आया? आंसर सही था कि नहीं था आप लोगों का? हाँ, सक्किनाइल कोएंजाइम से सक्किनिक के बीच में ही एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसमें एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज ऑक्सीजन प्लेज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मैंने आपको पूरा बताया था C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus H2O plus एनर्जी ATP। तो बच्चा उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का मेन रोल कहाँ है? आपने जब बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था ना बच्चा, तो वहां पर आप देख रहे थे ना कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से यूबिक्विनोन तक, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करके क्या बना दे रहे थे, वाटर बना रहे थे ना। तो वही तो ऑक्सीजन का रोल है ना, वही तो ऑक्सीजन का रोल है। तो इसीलिए आप इसका आंसर होगा, इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी हाँ, यही बिल्कुल सवाल है। इट प्लेज नो रोल। क्या लगता है आपको? क्या तो बिना ऑक्सीजन के, आप तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लांट बिना ऑक्सीजन के खाना बना ही नहीं सकता, है ना, या खाना बना ही नहीं सकता, या फिर क्या आप कह सकते हैं कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात होती है तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट तो 100% होना है। तो जब प्ले कोई रोल ही नहीं करेगा, जब कोई रोल प्ले होगा ही नहीं, तो फिर ये क्यों यहाँ इन्वॉल्व होगा? इट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम पे ये कंबाइन कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं कंबाइन होता है। यहाँ पे से तो रिलीज हो रहा है बेचारे में, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ही बन रहा है ना। बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बिल्कुल नहीं है। बाय प्रोडक्ट पायरुवेट का ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हो ही नहीं रहा, या डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट हो रहा है, ठीक है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा, वो तो अलग केस है, उधर अलग मामला चल रहा है,
ठीक है, इन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आप देख रहे हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चेन में जो एटीएस में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 4 से जो इलेक्ट्रॉन बच गया था वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिड्यूस करके H2O में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जाहिर होती है ऑक्सीजन की एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि कहां था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। आई होप कि ये तो बहुत आसान सवाल था, आपने तो कर ही लिया होगा, है ना। अगला सवाल यही था ना, अगला सवाल, ड्यूरिंग व्हाट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड। सबसे ज्यादा एटीपी कहां बन रहा है, एटीएस में बन रहा था कि नहीं बन रहा था, सबसे ज्यादा कहां बन रहा था, एटीएस में ही बन रहा था। बहुत तेजी से जितने हाइड्रोजन आयन बन रहे थे, जितनी एनएडीएच इन्वॉल्व हो रही है उतने ही एटीपी बनती चली जा रही है। एनएडीएच का काम क्या था, एनएडीएच एक एनर्जी है ना, एक स्टोर करके रख रहा था, फिर जब वो एटीएस में इन्वॉल्व हो रहा था तो अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये केमी ऑस्मोसिस बच्चा ये क्या है, यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है बच्चा, और इसमें सबसे ज्यादा जो है एटीपी यही फॉर्म होती है। ग्लाइकोलाइसिस में तो आपको पता है ना, 2 ही एटीपी बन रहा है। क्रेब्स साइकिल में तो एटीपी बन ही नहीं रही है, उसमें एनएडीएच, एफएडीएच2 और एक जीटीपी बन रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में तो भाई साहब उधर हो ही नहीं रहे, तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा बच्चा, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस मतलब क्या, कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट हुआ उसी के अगेंस्ट जो जब वो एटीपी सिंथेसिस के थ्रू गया तो फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। समझ आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। अगला सवाल, एटीपी फॉर्मेशन बाय ग्लाइकोलाइसिस। एटीपी फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोलाइसिस में, आपने देखा होगा 2 जगह पर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। जब कब होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बना था। तो एक एक फॉस्फेट जहां जहां निकली है वहां वहां एटीपी का फॉर्म हुआ है। तो यहां पर अब इसमें से पढ़िएगा, अकर्स थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन ये हो या ना हो डजंट मैटर्स, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, ऑक्सीजन हो या ना हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही है। ग्लूकोज को टूट के 2 पायरुवेट के फॉर्म में होना। अब बाद में पायरुवेट जब बन जाता है ना, तब डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो कहां जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो फिर किधर निकलना है हमें। इट इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट मेथड ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी बाय दिस सेल। देखिए, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मेथड तो नहीं कहिएगा, पहले तो भैया 2 लग गया, 2 खर्चा दिया तो जाके फिर 2 से 4 बना हमें। ठीक है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो यहां जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बहुत हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ सुपर्ब एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पर 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो एटीपी फॉर्मेशन बाय ग्लाइकोलाइसिस में इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या है, वो है नंबर डी, दैट इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन एट 2 स्टेजेस। 1,3 ग्लूकोज 1,3 बाइफॉस्फेट से ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट। ठीक है बच्चा, यहां पर 2 सिचुएशंस में क्या हो रहा था, फॉस्फेट निकल रही थी और एटीपी का वही फॉस्फेट जाकर के एडीपी को फॉस्फोराइलेट कर रही थी और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। एंड दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉस्फेट टू दी सबस्ट्रेट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स एटीपी। एटीपी की जरूरत कहां पड़ रही थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जरूरत थी क्या आपको, वहां तो एनएडीएच की जरूरत है, हमें एफएडीएच2 की जरूरत है, वहां पर हमें तो जरूरत नहीं है भैया। फर्मेंटेशन में भी जरूरत नहीं है, फर्मेंटेशन में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमारे पास एटीपी की। ठीक है, वहां पे तो बस एटीपी का फॉर्मेशन होगा ना। क्रेब्स साइकिल में भी हमारे पास एटीपी की रिक्वायरमेंट कहीं पे नहीं है। एटीपी की रिक्वायरमेंट हमारे पास एनएडी प्लस की रिक्वायरमेंट थी, इसको हमने रिड्यूस करके एनएडीएच बना दिया था। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा था ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहा था, अपने रिड्यूस हो जाकर के फिर उसको अल्टीमेटली एज एन एनर्जी स्टोर कर लिया, फिर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल कर लिया। तो अल्टीमेटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगी कहां, हमें ग्लाइकोलाइसिस में ही तो लगी थी। जो प्रेपरेटरी फेज में जो 2 एटीपी लगी थी वही तो लगी, ग्लाइकोलाइसिस में ही तो लगी। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए, रहा अगला सवाल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी हमने जो पढ़ा, द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, क्या प्रोडक्शन हो रही थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, किसका इस्तेमाल हो रहा था, एनएडीएच का इस्तेमाल हो रहा था, एफएडीएच2 का इस्तेमाल हो रहा था, और उसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे थे और उसी इलेक्ट्रॉन को कैरी किया जा रहा था, जिस इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस ऑक्सीजन होकर के वाटर बन रहा था। और जितने इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हो रहे थे उतने ही प्रोटॉन आयन को इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पुश किया जा रहा था। तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो गए, और वही इकट्ठे जब हो गए तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और वही प्रोटॉन ग्रेडियंट एक वजह बनी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो प्रोटॉन था एटीपी सिंथेसिस के थ्रू। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी को एवं तो किसी को आने नहीं दे देगा, तो कैसे आएगा, तब वो आएगा बच्चा किसके थ्रू, एटीपी सिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, और वही आकर के फिर फाइनली 4 हाइड्रोजन आयन एक एडीपी को एक एटीपी में कन्वर्ट करेगा। तो बच्चा यहां पर सवाल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, है ना बच्चा, इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो हो नहीं रहा ना, एटीपी फोटोसिंथेसिस तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर तो यहां पर तो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा था, वहां पर क्या होता, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था ना। फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो होता समहाउ ये ऐसा ही है, लेकिन नाम अगर फोटोसिंथेसिस के साथ जुड़ेगा तो वहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, और यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जब बात की गई तो अब यहां पर है ना माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तो एटीपी बनेगा। एनर्जी फैक्ट्री वही तो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, तो एटीपी इन रेस्पिरेशन। इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला सवाल है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिक। क्या आसान सवाल है यार, क्या है एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का? पायरुवेट एसिड है यार कि एसिटाइल कोएंजाइम है, ये बताइए जरा, कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं कोई? एसिटाइल कोएंजाइम है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का हिस्सा नहीं है, मैं बता दूं आपको। पायरुवेट एसिड का डिहाइड्रोजनेशन, जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जब इस पे एक्टिव होता है, डिकार्बोजाइलेशन होती है, तब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस का सबसे एंड प्रोडक्ट पायरुवेट एसिड होती है, दैट मींस पायरुवेट होता है। ये मत कंफ्यूजन में रह जाइएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है, नहीं होता है ऐसा। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो शुरू की ही बात है, एंड प्रोडक्ट नहीं, तो इनिशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पायरुवेट एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम है, और पायरुवेट एसिड में कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच का। नेक्स्ट सवाल, बिफोर पायरुवेट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड द ग्लाइकोलाइसिस इज चेंज टू व्हाट? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो पहले देखिए क्या होता है ना बच्चा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो पीईपी है बच्चा, ये पीईपी किस में कन्वर्ट होगा? इसके अंदर से एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा, और फाइनली पायरुवेट बनेगा। और वही पायरुवेट फिर उसके अंदर जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होगी और उसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, दैट मींस डीकार्बोजाइलेशन होगी, तब वो 3 कार्बन से पायरुवेट जो है 3 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। फिर यही जो है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ ज्वाइन करके सिट्रेट बनाएगा। तो फिर क्रेब्स साइकिल शुरू होगी। समझ में आया? क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम में करती है, पायरुवेट नहीं करती है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक कौन सा है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का? ऑफ कोर्स इट्स एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है। और कहां से वो बनेगा? वो पायरुवेट से बनेगा। पायरुवेट में क्या होगा? पायरुवेट में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, वो जब एक्ट करेगी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगी और एक NADH का फॉर्मेशन भी होगा। फाइनली 3 कार्बन से 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा, जिसका कि नाम एसिटाइल कोलिन ए है, जो कि पार्टिसिपेट करेगा फिर कहां? क्रेब्स साइकिल में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट है, अब इसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर से। ठीक है, पहला है साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड। है ऐसा तो नहीं है, पायरुविक एसिड है तो वो तो एक्सोलोएसीटेट के साथ मिलता है। तो पहला ही मुझे गलत लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है कि गलत है। दूसरा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सकिनाइल कोएंजाइम ए टू सकिनिक एसिड सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी अकर्स। यस, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही है ये। अगला सवाल है एट अ पॉइंट ऑफ रिडक्शन ऑफ FAD प्लस एंड FADH2। यस सर्टेनली, सकिनेट से फ्यूमेरेट जब बनता है ना बच्चा, तो एक FADH से FADH2 बनता है। सकिनेट से फ्यूमेरेट जब बनता है तो FAD से एक FADH2 बनता है, और यहां पर सकिनेट डिहाइड्रोजनेज इस्तेमाल होती है। यही सकिनेट डिहाइड्रोजनेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 2 की तरह काम करती है। समझ आया? तीसरा है द साइकिल हैज 3 पॉइंट्स वेयर रिडक्शन ऑफ NAD प्लस टू NAD। एग्जैक्टली 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे ना क्रेब्स साइकिल में। पहला कहां बन रहा था? सबसे पहले आप देख लीजिए सिट्रेट से जब 5वां मॉलिक्यूल बना था, सबसे पहले कहां पे बना था? सबसे पहले जब आपको सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लिसरेट बना था, तो सिट्रेट आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लिसरेट बना था, तो 6 से 5 बना था, तब वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, एक NADH बना था डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी से। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर अल्फा कीटोग्लिसरेट फिर क्या हो गया था? फिर किसमें कन्वर्ट हो गया था बच्चा? सकिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था। फिर वहां पर फटाक से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, NADH निकला। अल्टीमेटली बच्चा लास्ट में ना फ्यूमेरेट से जब एक्सोलोएसीटेट बना था ना, तब वहां पर भी एक NADH बना था साथ में। तो इस मतलब टोटल एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH की फॉर्मेशन होती है और एक FADH2 की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बच्चा कौन सा लग रहा है? ये तो पहला ही दिख रहा है ना साफ साफ, ये तो पहला वाला बिल्कुल ही गलत लग रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम जो पायरुविक एसिड के साथ नहीं ज्वाइन करता, वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ ज्वाइन करता है। वो फॉर्म क्या करता है? सिट्रेट फॉर्म करता है, सिट्रिक एसिड। अगला सवाल, इज द डैश इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन्वॉल्विंग मैनी इंटरमीडिएट स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस और क्या यार, इसमें और क्या बच गया? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या जरूरत थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब हो रही थी, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा था, तो किन चीजों की जरूरत थी आपको? सबसे ज्यादा वहां पे काम क्या हो रहा था? अल्टीमेटली क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा था? कौन प्रोवाइड कर रहा था? NADH कर रहा था ना, और FADH2 कर रहा था ना। NADH डिहाइड्रोजनेज को दे रहा था, और है ना FADH2 सकिनेट डिहाइड्रोजनेज को दे रहा था। याद है कुछ?
तो यही वाले इलेक्ट्रॉन जो है फिर फर्दर है ना कॉम्प्लेक्स 3 पे गए, फिर कॉम्प्लेक्स 4 पे गए और कॉम्प्लेक्स 4 से वो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिड्यूस करा और उसी की वजह से एक इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक हाइड्रोजन आयन की एक ग्रेडियंट क्रिएट हुई और उसी की वजह से एटीपी सिंथेसिस हुई। तो अल्टीमेटली इसका रॉ मटेरियल कौन है? NADH एंड FADH2, जो कि प्रोड्यूस कहां हुआ था? क्रेब्स साइकिल में हुआ था। कहां हुआ था? क्रेब्स साइकिल में हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में भी हुआ था और एक एसिटाइलेशन प्रोसीजर में भी हुआ था। भूलिएगा मत। टोटल मैंने आपको बैलेंस शीट भी समझाया था ना, उसमें बताया था ना कि 3 NADH कहां प्रोड्यूस हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में। 1 NADH कहां प्रोड्यूस हो रहा है? एसिटाइलेशन में। 2 NADH कहां प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में। और 1 FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो NADH हैं, FADH2 बने, वो कहां पहुंच जाएंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जनरेट्स ब्लैंक मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम व्हिच एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। एक बात बताइए, ग्लूकोज में क्या होता है? जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो 2 पायरुवेट बनता है, तो ईच पायरुवेट कैसे एसिटाइलेशन होगा ना। तो एक पायरुवेट का जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से डिकार्बोजाइलेशन होगा तो वो क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर दूसरा वाला तो दैट मींस क्या बनेगा? एक ग्लूकोज में 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 डिफरेंट क्रेब्स साइकिल्स में पार्टिसिपेट करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, C, 2। तो दैट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम व्हिच एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है। अगला सवाल है कि ब्लैंक एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट। अब एक बात बताइए बच्चा, मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट जब मैंने कन्वर्ट हो रहा था, मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा था, तब भी एक NADH फॉर्म हो रहा था ना। NADH फॉर्म हो रहा था। NADH कैसे फॉर्म होगा? जब NAD जो है एक्स्ट्रा प्रोटोन को रिड्यूस होगा तब तो बनेगा। तो यहां पर कौन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा बच्चा? NAD करेगा ना। ये फैल्वीन मोनोन्यूक्लियोटाइड तो आपको पता है ना, फैल्वीन मोनोन्यूक्लियोटाइड तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स 1 का एक हिस्सा है, जो कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। याद है आपको? फैल्वीन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो पहला एक्सेप्टर था। ठीक है, FAD तो आपको पता है फैल्वीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। तो NADP तो पता है बच्चा आपको, NADP तो आपको पता है वही काम आएगा भाई। क्लोरोप्लास्ट में खेल है ये, यहाँ पर तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। लेकिन बच्चा आप जब यहां देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में खेल हो रहा है, ये और ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। तो FMN तो आपको पता है कि फैल्वीन मोनोन्यूक्लियोटाइड तो वो आपको कॉम्प्लेक्स 1 के सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। NAD+ ही एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके तो फॉर्म NADH, तब मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बनता है। समझ आया? और FAD नहीं बनता। FAD कहां पे बनता है? सकिनेट से फ्यूमेरेट के बीच में बनता है, जहां पर सकिनेट डिहाइड्रोजनेज बना था। याद है? देखिए सारी चीजों को जोड़िए, जब दिमाग में चलाइएगा इन चीजों को, बड़ा मजा आने वाला है। अगला सवाल क्या है भाई? विच ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जी हाँ, मैंने आपको कल ही एम्फिबॉलिक पाथवे पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब प्रोटीएज एंजाइम की वजह से अपने सेकेंडरी टर्शरी है ना, इसके बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पर आएगी अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड आपको बताया था मैंने, उसके अंदर एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अमीन ग्रुप को हटा दिया जाता है तो बचा कार्बोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। वही फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है ना बच्चा, फिर क्रेब्स साइकिल में कहीं पायरुवेट में, कहीं पे फिर आप एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। और आउट ऑफ दीज 4 अल्फा कीटोग्लिटरिक में, कीटोग्लिटरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लिटरेट में होता है। ठीक है बच्चा, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन जो है वो यहीं पे पार्टिसिपेट कर रही थी। आप जाके देखिएगा पिछला वीडियो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ द सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, मैलेट और आइसोसिट्रेट में नहीं कर रही थी, सीधे कहां टच कर रही थी? अल्फा कीटोग्लिटरेट में कर रही थी। ठीक है, और अल्फा कीटोग्लिटरेट, और ये सारे एम्फिबोलिक क्यों थे? क्योंकि अल्फा कीटोग्लिटरेट से भी अमाइनो एसिड बन सकता है और अमाइनो एसिड से अल्फा कीटोग्लिटरेट बनता है। ठीक है, इसीलिए एम्फिबोलिक का पाथवे आप अपने हमारी लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आने वाली है। अगला सवाल है, एसिटाइल कोएंजाइम A इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुवेट बाय। एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट कैसे बनता है बताइए तो जरा। डिहाइड्रेशन से बन रहा है, वहां वाटर रिलीज हो रहा है तो नहीं हो रहा ना। एसिटाइल कोएंजाइम में वो ज्यादा हाइड्रोजन है भी नहीं ना, तो वो निकला नहीं है। रिडक्शन तो हो रहा था, रिडक्शन लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम का नहीं हो रहा था, रिडक्शन NAD का हो रहा था जो NADH फॉर्म कर रहा था। डीफॉस्फोराइलेशन तो हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉस्फेट तो सारे हटा दिए गए यहाँ पर से। अभी फॉस्फेट बचा कहाँ है? पायरुवेट पे फॉस्फेट है क्या? नहीं है फॉस्फेट। अब लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा था, तभी तो पायरुवेट तीन कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? C, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन होती है बच्चा पायरुवेट की, तब जाकर के वो एसिटाइल कोएंजाइम ही बनाता है। और इसमें एंजाइम कौन लगता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। और ये होती कहाँ है?
प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आया? समझ आया? अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको यहाँ पहले दिख रहा है कि लैक्टेट नाम का तो कुछ था ही नहीं। सबसे पहले आपको बताया था मैंने CIK, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट एंड अल्फा क्यूटोग्लिटरेट। क्या बताया था? सिट्रेट, आइसोसिट्रेट एंड अल्फा क्यूटोग्लिटरेट। तीसरा बताया था SS, सकिनाइल कोएंजाइम एंड सकिनेट। उसके बाद FMO बताया था फ्यूमेरेट, मैलेट एंड ऑक्सिलोएसिटेट। समझ में आया? तो लैक्टेट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना, तो CIK, SS, FMO है, L कहां है? तो L को निकालिए बाहर। इसका आंसर A होगा, नॉट फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, लैक्टेट नहीं फॉर्म हो रहा। अगला सवाल, द एंट्री ऑफ पायरुवेट इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। देखिए पायरुवेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो पायरुवेट ही तो डी एसिटाइलेशन होगी और फर्दर वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और वो टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। जितना ज्यादा पायरुवेट उतना ज्यादा टीसीए साइकिल चलेगी। तो ये तो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेगा, इनहिबिट तो नहीं करेगा। लेकिन अगर NADH बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना बच्चे, क्योंकि टीसीए साइकिल का मेन इंटेंशन क्या है? NADH बनाना। वही NADH फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगी। तो NADH जब बहुत ज्यादा होगा तब टीसीए साइकिल नहीं चलेगी बच्चा, याद रखिएगा। टीसीए साइकिल का अल्टीमेट एम NADH है। जब वो चीजें ही बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं तो ये करेगा ही क्यों करेगा? इतनी मेहनत नहीं करेगा। जब NADH होगा, जब बहुत अबंडेंट होगा NADH, और यही NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा टू फॉर्म ATP, है ना, तब जो है टीसीए साइकिल इनहिबिट हो जाएगी। कोएंजाइम A से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट से भी इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ जो इसको इनहिबिट कर सकता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, NADH की कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ेगी, टीसीए साइकिल कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ATP सिंथेसिस इज पावर्ड बाय। ATP सिंथेसिस पावर्ड हो कहां रही है? ATP सिंथेसिस बताइए जरा मुझे। पहले मैंने आपको बताया एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो वहां पर तो डायरेक्टली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन हो जा रही है। लेकिन एक्चुअली जो ऑक्सीडेटिव एंड केमोस्मोटिक और फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर के केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस या फिर कि आप ये कह लीजिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो वहां पर कैसे एनर्जी ATP की फॉर्मेशन हो रही है? मैंने आपको कितनी दफा बताया कि जब हाइड्रोजन आयन का जो ग्रेडियंट है इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ जाता है, तो वो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, तो वो थ्रू ATP सिंथेज की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली वही प्रोटॉन ग्रेडियंट हायर कॉन्सेंट्रेशन इन दी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस रादर देन इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक फ्लो को कॉज करता है। वो फ्लो थ्रू विच ATP सिंथेज होता है एंड देन फाइनली इट फॉर्म्स ATP। ठीक है, तो इसकी मेन वजह कौन है? इसको पावर कौन करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट करता है बच्चा। जो प्रोटॉन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और मैट्रिक्स में जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से ही तो हाइड्रोजन आयन का फ्लो होगा ना। देखिए बच्चा, FAD इज रिड्यूस्ड इन विच ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। आपको बताया था ना कि फ्यूमेरेट इसका जो आंसर होगा सकिनेट से फ्यूमेरेट के बीच में जब हम ट्रांसफर कर रहे थे और सकिनेट डिहाइड्रोजनेट लग रहा था, तभी तो FAD को रिड्यूस करके हम FADH बना रहे थे। कितनी दफा हमने इसको रटा है, याद करा है, क्योंकि और इसी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हमारा किसके अंदर था? हमारा इसी का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें था ना हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? FAD कहां पे रिड्यूस हो रहा है? सकिनेट से जब फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो रही थी ना बच्चा, और सकिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लग रही थी, तो FADH जो था वो रिड्यूस होकर के क्या बन रहा था? FADH बन रहा था। कूल है, कूल है। देखिए भाई, दिस बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू द रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन। ये नीट में भी इस बार पूछा गया था। दिस बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू अ रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। मैंने जब आपको एम्फिबोलिक पाथवे पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब फैट टूटता है ना बच्चा, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड वो कहां पे पहुंचता है? वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। वो मैं आपको हायर क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको पता ही अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा ही, पायरुवेट से होते हुए एसिटाइल कोएंजाइम तक ही बात जाएगी। ठीक है, और अगर ग्लिसरॉल भी है तो ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, वो भी ग्लिसरॉल डाइहाइड्री फॉस्फेट बनेगी, अल्टीमेटली पायरुवेट बनेगी और अल्टीमेटली वही पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में पहुंचेगा। प्रोटीन की मैंने आपको बात बताई थी कि वो क्या होती है? डीअमीनेशन होगी। डीअमीनेशन से बाद वो कहां पे इन्वॉल्व होती है? कि इंटरमीडिएट अल्फा क्यूटोग्लिटरेट में भी होती है, फ्यूमेरेट सकिनेट में भी होती है। ठीक है, लेकिन वो एसिटाइल कोएंजाइम A में भी होती है, पायरुवेट में भी होती है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम एक कॉमन है इन तीनों के अंदर, फैट के मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में, ब्रेकडाउन में, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, तीनों में जो कॉमन है बच्चा वो एसिटाइल कोएंजाइम है। पायरुविक एसिड नहीं है बच्चा। पायरुविक एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि फैट में वो चीज नहीं है ना। फैट जो है इन्वॉल्वमेंट कहां पे हो रहा है? फैट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपको एसिटाइल कोएंजाइम में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में।
फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट तो होगा ही नहीं, ग्लूकोज 6 फास्फेट तो होना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे कार्बोहाइड्रेट्स का केस है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना था, तो वो तो होगा इसी यही कि एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसमें तीनों में कॉमन हो, फैट में भी कॉमन है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉमन है, एंड प्रोटीन्स में भी कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है मेरा बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है द केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए बच्चा, आपने जब हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा, प्रोपोजेस दैट एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म्ड बिकॉज एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट ही तो फॉर्म हो रहा है ना वहां पर, लेकिन ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है बच्चा? कि एडीपी इज पंप्ड आउट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। एडीपी को पुश अप थोड़ी किया जा रहा है, अंदर लाया जा रहा है हाइड्रोजन आयन को, एक फ्लो बनाई जा रही है जिसमें 4 हाइड्रोजन आयन एक एडीपी को एक एटीपी में कन्वर्ट करता है। हाई एनर्जी बॉम्ब्स आर फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। ऐसा कुछ नहीं है, हाई एनर्जी तो बॉन्ड नहीं फॉर्म किया रहा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स में, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। देयर इज अ चेंज इन परमियाबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स एडेनिसिन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना वो हाइड्रोजन आयन को अंदर आने देगा, ना एडीपी को बाहर जाने देगा। दोनों, एडीपी अंदर, हाइड्रोजन आयन बाहर। और अंदर हाइड्रोजन आयन कैसे आ सकता है? सिर्फ एटीपी सिंथेस के थ्रू आ सकता है। वो भी तब आएगा जब एटीपी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत बढ़ जाएगा, और इसी तरह हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बैलेंस बनाने के लिए, है ना, वो एटीपी सिंथेस के थ्रू एंटर करेगा। तो इसकी वजह क्या होगी बच्चा? वो होगी प्रोटोन ग्रेडियंट फ्रॉम अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ कोर्स ना, यही तो वजह होगी ना, एक्स्ट्रा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, which stage in the complete oxidation of glucose is the greatest number of ATP molecule formed from ADP? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ATP कहां फॉर्म हो रही है? ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए बताइए सबसे ज्यादा बच्चा कहां प्रोड्यूस हो रहा है? सबसे ज्यादा जो ATP प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही तो प्रोड्यूस हो रही है। सबसे ज्यादा NADH से 2.5 इलेक्ट्रॉन, FADH से 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन बन रहा है वहां पर। क्रेब्स साइकिल में ATP तो बन ही नहीं रहा ना, वहां तो NADH और FADH2 और GTP बना है ना, और वही GTP फर्दर ही फिर ATP में कन्वर्ट हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में बना तो है, लेकिन सिर्फ 4 ATP बना है, जिसमें से 2 यूज ही हो गया। कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में बच्चा यहाँ पर ये नहीं हुआ है। पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में है ना NADH का फॉर्म हुआ है, ATP का फॉर्म नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली कहां पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है? वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दैट मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हो रहा है। ठीक है, समझ आया है? सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम था, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अगला सवाल, आई होप कि ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा। यस, लास्ट ही है। ये 26वां सवाल है, वैसे मैं बता दूं आपको 25 सवाल हमारे हो चुके हैं। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो सबसे अंतिम, जो लास्ट जो आपका मकसद है ग्लाइकोलाइसिस का, क्रेब्स साइकिल का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स का, ये क्या है? किस चीज का है? किस चीज के लिए है ये सारी चीजें जो ये फॉर्मेशन हो रही है, कि ये जो साइकिल चल रही है क्यों हो रही है, किस चीज के लिए? ATP का फॉर्मेशन के लिए ना बच्चा, और स्टेप वाइज यूनिट्स में। स्टेप वाइज यूनिट्स में ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा, शुगर तो इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्टीमेटली स्टेप वाइज हो रहा है ना सारे स्टेप। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर ऐसे एसिटाइलेशन होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, तब जाकर के फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, और अल्टीमेटली ATP का फॉर्मेशन होगा। एंड स्टेप वाइज यूनिट्स ना, एक एक करके होगा ना, हर एक स्टेप में यूनिट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप के इन आउट ऑफ दीज 26 क्वेश्चंस, आई होप के यू मस्ट हैव इजीली स्कोर्ड मोर देन 20. इट्स नॉट दैट मच हेवी क्वेश्चंस. These questions are according to the NTSE, and these questions has been asked in NEET as well, and this basic and core information will help you to appear for your 11th and 12th examination as well. Class 10th में तो आप धुएं उड़ा देंगे अगर आपको ये सारी चीजें पता है, तो खुश हो जाएंगे आपके एग्जामिनर आपके कॉपी को देख करके, इतनी हायर इन्फॉर्मेशन आप जब लिखेंगे तो। बच्चा, इस तरह के सवाल KVPY में बहुत आते हैं, क्योंकि KVPY ने अपना कोई डायरेक्ट कोई ऐसा सिलेबस डिजाइन नहीं किया है। और वो देखिए क्या होता है ना, कि ये चीजें जो आपने पढ़ी है ना बच्चा, ये आगे जा करके आखिर तक अंटिल PhD आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। और ये नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरीज हैं बच्चा, इसलिए हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दीज इंफॉर्मेशंस एंड ट्राई टू लर्न दिस, ट्राई टू हैव दिस इन योर माइंड, है ना। सो आई होप के ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस PYQs फॉर दिस चैप्टर एज वेल. सो होपफुली वी विल बी इनिशिएटिंग विद सम अदर चैप्टर, लाइक वी विल बी इनिशिएटिंग विद डाइजेशन एंड वॉट एवर द चैप्टर्स विल बी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू आवर द चार्ट, द रूटीन.
we will be informing you on our Telegram channel. So this is why you need to be joined on, you need to be connected with us on in Telegram as well, na? Because on Telegram we used to pre-notify you when the classes will happen, what topics will be covered in this video lecture, and the next thing is that we will be providing you some pre-study. We have a technique, we have a study technique that we will be providing you some से पहले हम आपको कुछ अवेलेबल कराएंगे, पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे, ताकि वो आप पढ़ के ना बच्चा, फिर जब आप ये वीडियो सुनोगे तो फिर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। फिर नेक्स्ट जो हम आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी की ये जो हमने जो पीपीटी जो इस्तेमाल की इसकी पीडीएफ, और साथ साथ पीवाईक्यूज के एक पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा ना। सबसे पहले हम आपको प्री लेक्चर स्टडी का मटेरियल देंगे, फिर उसके बाद आपको जो हमने इस लेक्चर में पढ़ाया उसकी पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी पीवाईक्यू अवेलेबल कराएंगे। अल्टीमेटली उस चैप्टर के लिए आप सुपर्ब रेडी हो जाओगे फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप इंडिया में दोगे। ठीक है, सो आई होप कि यहां तक तो मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई है। हम अपनी क्लास नेक्स्ट कल 4:30 पे हमने अपना रूटीन बनाया है, तो प्लीज डू कनेक्ट अस ऑन यूट्यूब, एंड आई होप कि आपको हमारे इन वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो प्लीज, अगर कोई एक क्वेश्चन या कोई एक टॉपिक भी आपके लिए क्लियर हुई है, काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर नीडेड फ्रेंड्स, एंड एज वेल एज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।